नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन में जो आउटपुट इक्वेशंस हैं उसको डिफरेंट पैरामीटर किस तरह से प्रभावित करते हैं उसे समझते हैं और प्रतियोगी परीक्षाएं कंपटीशन में आने वाले कुछ प्रचलित प्रश्नों के हल भी समझ लेते हैं। एक 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर की कोर और वाइंडिंग की स्कीम यहाँ प्रदर्शित है, जिसमें ये 3 अलग अलग कोर लिम्स पे 3 अलग अलग फेजेस की वाइंडिंग्स को वाउंड किया हुआ है। और इस ट्रांसफार्मर का 3 फेज रेटेड केवी आउटपुट इस पीली हाईलाइट के एक्सप्रेशन से दिया हुआ है, जहां V पर फेज रेटेड आरएमएस वोल्टेज है, I फुल लोड करंट है। ट्रांसफार्मर की वर्किंग का एक फंडामेंटल रिलेशन इंड्यूस्ड ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी और साइनोसॉइडल टाइम वेराइंग फ्लक्स की इंस्टेंटेनियस पीक मैग्नीट्यूड और वाइंडिंग के टर्न्स के साथ ये रिलेशनशिप रखता है। अगर मैं यहाँ टर्न्स का भाग दे देता हूँ तो ईएमएफ पर टर्न 4.44 F/m हो जाता है। हम सारी अप्लाइड वोल्टेज जो कि ईएमएफ के बराबर है उसे पर टर्न ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ IT फुल लोड एमएमएफ आ गया है। इलेक्ट्रिकली हम समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का रेटेड केवी आउटपुट बढ़ाने के लिए या तो ईएमएफ पर टर्न बढ़ाना चाहिए या फुल लोड एमएमएफ, वाइंडिंग में करंट या वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर एमएमएफ बढ़ा के हम आउटपुट रेटिंग बढ़ा सकते हैं। मैं ईएमएफ पर टर्न की जगह 4.44 F/m रख सकता हूँ। और ये जो स्पेस है कोर लिम्स के बीच में, इसे हम विंडो कहते हैं। और इस विंडो स्पेस में 2 अलग अलग फेज की पहले LV और उसके ऊपर HV यहाँ वाउंड की हुई है। और वाइंडिंग के साथ साथ हमें कंडक्टर के ऊपर 2 लेयरों के बीच में और बहुत सारे लेयर के डिस्क ग्रुप के बीच में सेपरेशन, इंसुलेशन, डक्टिंग्स और क्लियरेंस यहाँ प्रोवाइडेड करनी पड़ती है। तो हम देखते हैं कि इस स्पेस में 4 एक जैसी वाइंडिंग के कंडक्टर क्रॉस सेक्शंस रखे हुए हैं। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को मैं उसके करंट और करंट डेंसिटी के रेशो के रूप में अगर रिप्रेजेंट करूं तो सारा जो नेट कॉपर एरिया यहाँ 4 अलग अलग 2 LV और 2 HV वाइंडिंग का है जो आपस में सिमेट्रिकल है, वो 4 गुना एम्पियर टर्न बाई डेल्टा हो गया है। ये जो टोटल एरिया है जिसे हम विंडो एरिया कहते हैं, जो इस विंडो की इस हाइट और विंडो की इस विड्थ का प्रोडक्ट है, वो इंसुलेशन के साथ जब इस्तेमाल होता है तो हम एक और फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम विंडो स्पेस फैक्टर कहते हैं। और 11 kV ट्रांसफार्मर के लिए इसकी वैल्यू 0.25 से 0.3 के बीच में हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल विंडो का केवल 25 से 30% नेट कॉपर एरिया है, बाकी इंसुलेशन, क्लियरिंग, डक्टिंग एटसेट्रा है। अगर मैं फुल लोड एम्पियर टर्न्स को विंडो स्पेस फैक्टर, विंडो एरिया और करंट डेंसिटी के साथ रिलेट करूं और इस रिलेशन को इस एक्सप्रेशन में यहाँ इस्तेमाल करूं और सिंप्लीफाई करूं तो पाता हूं ट्रांसफार्मर का रेटेड केवी आउटपुट यहाँ 6 पैरामीटर के साथ जो डिजाइन को प्रभावित करते हैं रिलेटेड है, जहाँ F सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है कोर में जिसे हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं, AI इस कोर लिम में नेट क्रॉस सेक्शन एरिया है जहाँ वर्किंग फ्लक्स बनता है, KW विंडो स्पेस फैक्टर है जो यहाँ इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेट कॉपर एरिया को टोटल विंडो एरिया से रिलेट करता है, और AW ये टोटल विंडो एरिया है जो यहाँ फ्रेम की हाइट और विड्थ से बनता है और सारी वाइंडिंग के कंडक्टर को अकोमोडेट करता है। डेल्टा करंट डेंसिटी है जिसे हम स्पेसिफिक करंट लोडिंग भी कहते हैं। स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि ट्रांसफार्मर कोर में हमने मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है और ट्रांसफार्मर में हीट डेसिपेशन के लिए कूलिंग प्रोविजन कैसे है। वहीं करंट डेंसिटी भी डिपेंड करती है कि हमने कंडक्टर मटेरियल कॉपर लिया है कि एल्युमिनियम लिया है। 100 kVA से छोटे ट्रांसफार्मर के लिए हम एल्युमिनियम वाइंडिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 100 kVA से बड़े सारे ट्रांसफार्मर कॉपर कंडक्टर से ही वाउंड किए जाते हैं। करंट डेंसिटी की वैल्यू कंडक्टर के अलावा कूलिंग के प्रोविजन कैसे हैं ट्रांसफार्मर में उस पर डिपेंड करती है। किसी दिए हुए कंडक्टर और कोर मटेरियल कॉम्बिनेशन और कूलिंग के लिए अगर BM और डेल्टा कांस्टेंट हो गए हैं तो हम ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो नेट आयरन एरिया और विंडो के एरिया से कोरिलेट करते हैं और समझते हैं कि ये हमारी कॉस्ट और दूसरी परफॉर्मेंस को किस तरह से प्रभावित करेंगी। एक ट्रांसफार्मर की रेटेड अपरेंट केवीए कैपेसिटी उसकी रेटेड वोल्टेज और फुल लोड करंट के प्रोडक्ट से बनती है। रेटेड वोल्टेज को हम पर टर्न EMF ET और नंबर ऑफ टर्न के प्रोडक्ट के रूप में रख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का रेटेड
आउटपुट या तो ईटी बढ़ाकर या फुल लोड एमएमएफ बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। ईटी का रिलेशन कोर में फ्लक्स से है और फ्लक्स बनाने के लिए किसी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के साथ हमें नेट आयरन एरिया लेना होगा। एआई का मान ज्यादा होने से हमें कोर का वॉल्यूम, वेट और कॉस्ट ज्यादा लगेगी। वहीं फुल लोड एमएमएफ अगर हमें बढ़ाना है तो करंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन और ज्यादा टर्न्स, यहाँ विंडो में कॉपर का एरिया ज्यादा हो जाएगा और विंडो स्पेस फैक्टर के हिसाब से विंडो का टोटल एरिया भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये विंडो एरिया कॉपर की रिक्वायरमेंट को बता रहा है और एआई आयरन की रिक्वायरमेंट को ट्रांसफॉर्मर की डिजाइन में बता रहा है। तो हम जो ट्रांसफॉर्मर की रेटेड वीए है वो इन दोनों को प्रोडक्ट के रूप में बढ़ा सकते हैं। कल्पना करें कि मुझे एक नया ट्रांसफॉर्मर बनाना है जिसकी केवीए रेटिंग पुराने ट्रांसफॉर्मर से 4 गुना चाहिए और मेरी इच्छा है कि मैं कॉपर रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ाऊंगा। तो मेरे कॉपर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन वही रहा, विंडो एरिया वही रही और मैंने सिर्फ आयरन का क्रॉस सेक्शन बढ़ाकर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ा के ईएमएफ पर टर्न को बढ़ा के ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट बढ़ाई। ऐसी कंडीशंस में अगर मैं पहले आयरन और कॉपर में 1 यूनिट कुल टोटल 2 यूनिट कॉस्ट इनकर कर रहा था, तो अब मेरी जो कॉस्ट है वो 1 की 4 टाइम्स आयरन में 4 यूनिट और विंडो या कॉपर की जो मेरी कॉस्ट है वो पहले जैसे 1 यूनिट रही, तो 4 गुना पावर मैंने 5 गुना कॉस्ट के साथ बना ली। यही काम मैं सिर्फ कॉपर को इंक्रीज करके कर सकता था, आयरन को वही रखता, तो एक बार फिर मेरी जो कॉस्ट है वो 1 + 4 5 यूनिट हो गई है और मेरी पावर रेटिंग 4 गुना हो गई है। अब मैं यही काम आयरन और कॉपर की अमाउंट को प्रोपोर्शनल इंक्रीज करके दोनों को डबल करके करता हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे पहले जितनी रिक्वायर्ड 4 गुना पावर मिल गई, लेकिन मेरी कॉस्ट 2 यूनिट और 2 यूनिट सिर्फ 4 यूनिट बढ़ी, जो कि पहले की 5 यूनिट के कंपैरिजन में 20% कम है। तो अगर हमें किसी डिजाइन कैलकुलेशन से किसी एक पर्टिकुलर पावर रेटिंग के लिए आयरन और विंडो के प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का ऑप्टिमम रिजल्ट पता लग जाता है, तो हमें केवीए रेटिंग बढ़ाने के लिए आयरन में और कॉपर में प्रोपोर्शनल इक्वल इंक्रीमेंट्स करनी चाहिए ताकि हमारा डिजाइन का ऑप्टिमाइजेशन मेंटेन रहे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर रेटेड केवीए क्यू है पर फेज, तो ईएमएफ पर टर्न जो कि आयरन के एरिया को फ्लक्स के साथ रिलेट करता है वो उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ट्रांसफॉर्मर की सर्विस कंडीशन और कंस्ट्रक्शन टाइप और प्रिविलिंग आयरन और कॉपर मटेरियल की कॉस्ट और लेबर कंपोनेंट्स पर डिपेंड करेगा। हम अपनी एक वीडियो में ईएमएफ पर टन का ट्रांसफॉर्मर की रेटेड केवीए पर फेज से ये जो रिलेशन है इसके ऊपर बहुत बढ़िया चर्चा कर रहे हैं, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा समझ में आ जाएगी। समझते हैं कोर में फ्लक्स डेंसिटी या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग हमारी डिजाइन को ट्रांसफॉर्मर में कैसे प्रभावित करती है। ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट इक्वेशन से मालूम चलता है कि अगर हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इंक्रीज करते हैं तो बगैर आयरन एरिया बढ़ाए या कॉपर की कॉस्ट बढ़ाए हम ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग बढ़ा रहे हैं, या सेम पावर रेटिंग के लिए अगर हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की वैल्यू ज्यादा रख लेते हैं तो हमारे नेट आयरन एरिया को रिड्यूस करके ट्रांसफॉर्मर की कोर और योक की डायमेंशन छोटी करके वेट, कॉस्ट और साइज को छोटा किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मर की अगर कोर छोटी हो जाएगी तो मीन टर्न की लेंथ कम होने से कुछ हमें कॉपर सेविंग भी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन हम बीएम का मान अपनी मर्जी से इंक्रीज नहीं कर सकते। एक ट्रांसफॉर्मर कोर में स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कोर के लिए हम क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग के प्रोविजन, हीट डेसिपेशन कैसा है। पुराने जमाने में जब हमें रोलिंग ज्यादा अच्छी तरह से करनी नहीं आती थी तो गर्म कंडीशंस में सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस को रोल्ड करके हॉट रोल्ड लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की कोर बनाते थे, तो उन कोर में हम ज्यादा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी नहीं रख सकते थे। लेकिन मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील से बनाए जाते हैं जिनमें मैग्नेटाइजेशन कर्व, यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू मैग्नेटाइजिंग फोर्स एम्पियर पर मीटर के साथ यहाँ लोगरिथमिक स्केल में दिखाया हुआ है। और हम पाते हैं कि एक पॉइंट के बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पे भी फ्लक्स डेंसिटी या स्पेसिफिक लोडिंग इंक्रीज करना मुश्किल हो रहा है। इसे हम सैचुरेशन कहते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ अगर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स फील्ड इंटेंसिटी को 10 गुना कर रहे हैं तो हमारा
जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो 20% भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, और ये गहरा सैचुरेशन है। सैचुरेशन की कंडीशंस में कोर में हम लोग जानेंगे लॉसेस बढ़ते हैं, मैग्नेटाइजेशन के लिए करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, लीकेज फ्लक्स का अमाउंट बढ़ता है, ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर राइज ज्यादा होती है। इसलिए अक्सर हम ये जो लीनियर पोर्शन है जहां एच बढ़ाने पे बी तेजी से और एक समान दर से बढ़ती है, उसके आखिरी सिरा जिसे हम नी पॉइंट कहते हैं वहां इस्तेमाल करते हैं। कुछ अच्छी एनर्जी एफिशिएंट स्टार रेटिंग डिजाइन्स में फ्लक्स डेंसिटी को नी पॉइंट से भी कुछ कम रखा जाता है, ताकि फ्लक्स में जो वेरिएशन हो सकता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के कम होने से या सिस्टम वोल्टेज के इंक्रीज होने से ओवर फ्लक्सिंग की कंडीशन पे भी ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहे। ट्रांसफार्मर की डिजाइन में बीएम की वैल्यू आयरन की कॉस्ट, वेट और साइज के साथ साथ डिसाइड करती है कि हमारे ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट और आयरन लॉसेस क्या रहेंगे, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी और टेम्परेचर राइज क्या रहेगी, लीकेज फ्लक्स की कंडीशंस कैसी रहेंगी, वोल्टेज रेगुलेशन की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए हम नी पॉइंट के अराउंड वर्किंग करते हैं, और ऐसी कंडीशंस में लोअर साइड में हम 1.2 टेस्ला तक और हायर साइड में 1.5 टेस्ला तक ट्रांसफार्मर की कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग रख सकते हैं। अगर हम ट्रांसफार्मर की डिजाइन में स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को बढ़ा देते हैं तो सेम पावर रेटिंग के लिए, सेम कोर में फ्लक्स बनाने के लिए जो नेट आयरन एरिया है वो कम हो जाएगा। इससे हमारी कोर की लिम और योक की क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगी, कोर का वेट, साइज और कॉस्ट कम हो जाएगी, और कोर के सराउंडिंग में हल्का कॉपर सेविंग भी आएगी। और हायर बीएम के साथ हमारे ट्रांसफार्मर की ओवरऑल कॉस्ट, वेट और साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन हम एक लिमिट से ज़्यादा जब बीएम इंक्रीज करते हैं, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इंक्रीज करते हैं, तो आप देखिए कि कोर में होने वाले लॉसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, और हमारी जो कोर है वो नो लोड करंट भी ज़्यादा लेने लगती है। स्टार रेटिंग के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे फुल लोड का 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें सैचुरेशन कंडीशंस पे कोर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और फ्लक्स डेंसिटी को नी पॉइंट के आसपास रखना चाहिए। फ्लक्स डेंसिटी बढ़ने से, सैचुरेशन आने से कोर का रिलेक्टेंस बढ़ता है, और लीकेज फ्लक्स की अमाउंट बढ़ने से वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। हमारी पावर सिस्टम में दो तरह के ट्रांसफार्मर सर्विस कंडीशन के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अकेले किसी लोड को अलग अलग वेराइंग कंडीशंस पे सप्लाई करते हैं, और 24 घंटे एनर्जाइज रहने के कारण उनमें आयरन लॉसेस हर समय होते हैं, और पूरे दिन भर में उनका एवरेज लोड फुल लोड की कंपैरिजन में काफ़ी कम रहता है। ऐसी कंडीशन में ऑल डे एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए, आयरन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम लो फ्लक्स डेंसिटी या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग्स पे ऑपरेट डिजाइन करते हैं, ताकि इनमें आयरन लॉसेस फुल लोड कॉपर लॉसेस की कंपैरिजन में 1/4 के आसपास रहे। वहीं जो पावर ट्रांसफार्मर है हमारे, जो सिस्टम में पैरेलल एक से ज्यादा ऑपरेट होते हैं और कम लोड की कंडीशंस में उन्हें इलेक्ट्रिक सर्किट से आइसोलेट भी किया जा सकता है, उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी, उनके मैक्सिमम ड्यूरेशंस के लोड फुल लोड के नियर रखी जाती है। ऐसी कंडीशन में उनके आयरन लॉस फुल लोड कॉपर लॉस के बराबर रखे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पावर ट्रांसफार्मर है उनमें स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की वैल्यू 1.2 टेस्ला से 1.6 टेस्ला के आसपास है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ये रिलेटिवली कम है। और ये जो हायर फिगर है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 1.4 टेस्ला के या पावर ट्रांसफार्मर में 1.6 टेस्ला के, ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब ट्रांसफार्मर का फिजिकल साइज काफी बड़ा है, उसकी रेटेड पावर काफी बड़ी है, और उसमें कूलिंग के प्रोविजन भी इंप्रूव्ड तरीके के हैं। समझते हैं ट्रांसफार्मर की डिजाइन के लिए कंडक्टर में करंट डेंसिटी का सिलेक्शन किस प्रकार करते हैं। हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग रेटेड करंट को सप्लाई करने के लिए डिजाइन की हुई होती है, तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन करंट और करंट डेंसिटी का रेशो हो जाएगा। और अगर हम स्पेसिफिक करंट लोडिंग या करंट डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा रखते हैं तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन छोटा होने के कारण हमें नेट कॉपर एरिया कम होने के कारण टोटल विंडो एरिया कम लेना होगा, और कॉपर की या कंडक्टर की जो हमारी सेविंग हुई है उससे
ट्रांसफार्मर की ओवरऑल कॉस्ट में भी कमी आ सकती है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए हम दो कंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम। दोनों हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिटी के साथ एनील्ड फोम में इस्तेमाल करते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, लेकिन एल्युमिनियम की तुलना में कॉपर की कंडक्टिविटी 1.5 गुनी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में हम सेम क्रॉस सेक्शन एरिया में कॉपर में करंट 1.5 गुना तक ज्यादा रख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि जो ट्रांसफार्मर कॉपर वाइंडिंग के साथ डिजाइन किए हुए होते हैं उनमें करंट डेंसिटी ज्यादा है, उनके क्रॉस सेक्शन एरिया छोटे हैं और उनमें विंडो का साइज रिलेटिवली छोटा होगा। वहीं एल्युमिनियम के कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने से विंडो एरिया एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर में सेम पावर रेटिंग के लिए ज्यादा रखनी पड़ेगी। एल्युमिनियम वाइंडिंग की कॉस्ट कॉपर वाइंडिंग की कंपैरिजन में ज्यादा क्रॉस सेक्शन होने के बावजूद भी कम लागत की होती है और एल्युमिनियम की डेंसिटी कम होने से ट्रांसफार्मर का वेट भी कम होता है। तो छोटी पावर रेटिंग में जब हमें इकोनॉमिक डिजाइन करनी होती है तो हम कॉपर की बजाय एल्युमिनियम कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 100 kVA से बड़े साइज के ट्रांसफार्मर एल्युमिनियम वाइंडिंग के साथ डिजाइन नहीं हो सकते, उन्हें हमें कॉपर वाइंडिंग के साथ ही बनाना होगा। स्टार रेटिंग के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग के साथ डिजाइन होते हैं, वो अगर कॉपर की वाइंडिंग के साथ हैं तो हम स्पेसिफिक लोडिंग 2 एम्पियर पर mm स्क्वायर से कुछ कम रखते हैं। वहीं एल्युमिनियम के लिए ये फिगर 1.6 एम्पियर पर स्क्वायर mm से कम रखा जाता है। ये अपर लिमिट्स हैं और जितनी हम करंट डेंसिटी कम रखेंगे हमें कॉपर का एरिया ट्रांसफार्मर की लागत बढ़ानी होगी, लेकिन उसकी कॉपर लॉसेस कम होने से टेम्परेचर राइज और एफिशिएंसी परफॉर्मेंस बेटर आएगी। तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम करंट डेंसिटी की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ट्रांसफार्मर की कॉपर लागत में कमी आएगी, लेकिन उसमें लॉसेस बढ़ने से टेम्परेचर राइज की प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाएगी। जिन ट्रांसफार्मर में हम बेटर कूलिंग मेथड से हीट डेसिपेशन इंप्रूव कर सकते हैं उनमें हम करंट डेंसिटी की वैल्यू इन लिमिट से भी कॉपर में 2.8 एम्पियर पर mm स्क्वायर से भी कुछ अधिक ले सकते हैं। जो सबसे बड़े साइज के 500 MVA के ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें स्पेसिफिक करंट लोडिंग 3.5 एम्पियर पर mm स्क्वायर से भी कुछ ज़्यादा रखी जा सकती है। अब समझते हैं कि हमारे टाइम वेराइंग अल्टरनेटिंग फ्लक्स की फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर की रेटिंग और आयरन के क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या कनेक्शन है। अगर मेरा ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज के बजाय 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है तो सेम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और करंट लोडिंग के साथ सेम मटेरियल अमाउंट के साथ हमारे ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग 50 हर्ट्ज के बजाय 60 हर्ट्ज पे 20% इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक SMPS के ट्रांसफार्मर में हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के बजाय 20 किलो हर्ट्ज हो गई है, 400 गुना ज्यादा, तो सेम करंट डेंसिटी और सेम कंडक्टर क्रॉस सेक्शन के साथ हम अगर हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का फेराइट कोर मटेरियल फ्लक्स डेंसिटी आधी वैल्यू पे सैचुरेट हो रहा है तो हम आयरन एरिया को 200 गुना कम कर सकते हैं। इससे हमारे ट्रांसफार्मर की कॉस्ट, वेट और फिजिकल साइज छोटा हो जाएगा और उसकी लॉसेज क्योंकि वेट के प्रोपोर्शनल होते हैं वो भी कम हो जाएंगे, तो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो हम SMPS में हाई फ्रीक्वेंसीज पे जब ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं तो हमें कॉस्ट और एफिशिएंसी दोनों के इंप्रूवमेंट मिलते हैं। सेम यही प्रिंसिपल हम स्पेस व्हीकल्स होते हैं, एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं, उनमें भी हमारे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज को 50 के बजाय हम हायर फ्रीक्वेंसीज पे रख लेते हैं। अब जरा समझते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी में माइनर वेरिएशन होता है तो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेस पे क्या असर होता है। ट्रांसफार्मर की जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की, वो बताती है कि अगर हमारे ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन के दौरान V और F का रेशो कांस्टेंट रहता है तो कोर में फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, या कोर में फ्लक्स की मैग्नीट्यूड V और F के रेशो से डिसाइड होती है। और ट्रांसफार्मर की कोर में फ्लक्स डिसाइड करेगा फ्लक्स डेंसिटीज, और फ्लक्स डेंसिटीज और फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी आयरन लॉस, जिसके दो कंपोनेंट है, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। हमें मालूम है कि एडी करंट लॉस फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमारी ऑपरेशन की वोल्टेज कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी बदली जाती है, हम पाते हैं कि फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, अर्थात अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और लॉसेज एडी करंट लॉस, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर के रिलेशन रखते हैं, तो कांस्टेंट वोल्टेज ऑपरेशन पे फ्रीक्वेंसी बदलने पे भी एडी करंट लॉसेज चेंज नहीं होंगे। और अगर हम फ्रीक्वेंसी बदलते हैं लेकिन सिस्टम में फ्लक्स कांस्टेंट
कांस्टेंट रखने के लिए V और F के रेशो को कांस्टेंट रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होंगे। अर्थात अगर हम फ्रीक्वेंसी को 10% इंक्रीज करेंगे और 1.1 टाइम्स कर देंगे तो 1.1 का स्क्वायर 1.21 हमारे एडी करंट लॉसेस को 21% इंक्रीज कर देगा। तो कांस्टेंट वोल्टेज ऑपरेशन पे फ्रीक्वेंसी बदलने पे एडी करंट लॉस कांस्टेंट रहेंगे, और अगर V और F का रेशो कांस्टेंट है तो एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर प्रोपोर्शनल बदलेंगे। अब जरा समझते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को। अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ एक इल्यूजन होता है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से आयरन लॉस इंक्रीज होंगे, पर सच्ची बात यह है कि कांस्टेंट वोल्टेज पे जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में क्योंकि यहाँ फ्लक्स डेंसिटी की पावर लॉसेज में 1.6 है, फ्रीक्वेंसी की केवल 1 है, तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज होगी तो लॉसेज डिक्रीज होंगे। अर्थात कांस्टेंट वोल्टेज पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीज होंगे। अगर हम V और F का रेशो कांस्टेंट रखते हैं, कोर में फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो आयरन लॉस का जो हिस्टैरिसीस कंपोनेंट है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात अगर हम फ्रीक्वेंसी को 10% इंक्रीज करेंगे तो कांस्टेंट V और F रेशो पे हमारे हिस्टैरिसीस आयरन लॉस भी 10% बढ़ जाएंगे। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से ट्रांसफार्मर डिजाइन में आउटपुट इक्वेशंस के साथ ट्रांसफार्मर में स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग की क्या रिलेशनशिप है, क्या सिग्निफिकेंस है, और उनकी वैल्यूज को मॉडिफिकेशन करने पर परफॉर्मेंस पर कैसे असर आते हैं, कॉस्ट और लॉसेस कैसे प्रभावित होते हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और सबसे बेहतरीन बात, ट्रांसफार्मर में डिजाइन एस्पेक्ट से फ्रीक्वेंसी क्या रोल रखती है ये भी समझ आ गया होगा। हमारी इसी सीरीज की दूसरी वीडियो देखकर आपको मशीन डिजाइन बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।